दोस्तों, इस वक्त दुनिया में रूस और यूक्रेन का संकट चल रहा है। इसमें राहत की बात यह है कि लड़ाई अभी न्यूक्लियर वॉर में नहीं बदली है, लेकिन इसके खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है। वैसे उनकी इस घोषणा का मतलब ये कतई नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि परमाणु युद्ध के नतीजे क्या होते हैं ये सभी देश अच्छी तरह जानते हैं। पुतिन की ये वार्निंग केवल अमेरिका और नाटो के देशों पर दबाव बनाने के लिए है, लेकिन उनके इस ऐलान ने दुनिया में परमाणु हथियारों की चर्चा जरूर छेड़ दी है। और अगर आज के वक्त में परमाणु हमला होता है तो दुनिया पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अब इसको जानने के लिए हमें अपने इतिहास को देखना होगा। दुनिया में अब तक केवल 2 बार परमाणु बमों से हमला किया गया है, जिनसे बहुत ही भयंकर नुकसान हुआ था। वो दूसरे विश्व युद्ध का वक्त था। 1945 में जापान और अमेरिका के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अमेरिका ने उस वक्त जापान को ये चेतावनी दी थी कि अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो अमेरिका उसके किसी भी शहर को बुरी तरह तबाह कर देगा, और साफ तौर पर यह कहा था कि अगर जापान उसकी शर्तों को नहीं मानता है तो वो हवा में बर्बादी की बारिश देखने के लिए तैयार रहे। लेकिन उसके बावजूद जापान ने उस हालात में कोई भी समझौता नहीं किया और अमेरिका की किसी भी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के वक्त में यूक्रेन रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने बम गिराने का फैसला कर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। उस समय जापान परमाणु हमले में पहले ही वर्ल्ड वार से बुरी तरह टूट चुका था और अमेरिका से युद्ध में वैसे भी हार ही रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने उस पर परमाणु बम से अटैक किया। इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता था, इसलिए उसने यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। आज के वक्त में यूक्रेन के सामने रूस कई गुना शक्तिशाली है, जो अमेरिका को भी टक्कर देता है। रूस की शक्ति के सामने यूक्रेन कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी रूस ने उस पर हमला बोल दिया है, क्योंकि रूस दुनिया के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहता है, अपनी पावर दिखाना चाहता है। जैसे उस वक्त अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। अब जहां तक परमाणु हथियारों की बात है तो रूस के द्वारा इनके उपयोग करने की संभावना काफी कम है, लेकिन पुतिन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। यूक्रेन के साथ युद्ध में वो परमाणु बम का इस्तेमाल दूसरे देशों को डराने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि वो यूक्रेन के शहर में परमाणु बम नहीं गिराएं, लेकिन एटम बम को गिराने के लिए वो ऐसी जगह चुन सकते हैं जिसका इलाका 10 किलोमीटर दूर तक खाली हो। ऐसा करके पुतिन दुनिया को डरा सकते हैं और नाटो देशों को ये जता सकते हैं कि उनका अगला निशाना दुश्मन देश के शहर भी हो सकते हैं। अमेरिका के द्वारा उस वक्त जो बम काम में लिए गए थे वो आज के परमाणु बमों जितने पावरफुल नहीं थे, फिर भी उनसे लाखों की संख्या में लोग मरे थे। हिरोशिमा पर गिराने वाले बम की शक्ति लगभग 15,000 टन TNT के बराबर थी, और जब ये फटा था तो तापमान अचानक से 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया था। एक पल के अंदर वहां पर मौजूद इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो चुकी थी। एक पल में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए थे। बम के धमाके के बाद ही आसमान में सैकड़ों मीटर तक मशरूम के क्लाउड बन गए थे। इसकी वजह से हवा में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और इस कारण शेल्टर में छिपे हुए लोग भी सांस न ले पाने की वजह से मारे गए थे। जिस जगह पर यह गिरा था उसके आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में हर एक चीज भाप बनकर उड़ गई थी। हमले के 3 घंटे बाद हिरोशिमा के 29 किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे तक काली बारिश होने लगती है, जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। इसके 3 दिन बाद एक और बम जापान के नागासाकी पर गिराया जाता है, जिसमें करीब 40,000 लोग मारे जाते हैं। नागासाकी में हिरोशिमा से ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम गिराया गया था, लेकिन नागासाकी में नुकसान बहुत कम हुआ क्योंकि यह बम एक घाटी में गिरा और उसकी वजह से उसका असर ज्यादा नहीं फैला। दोस्तों, आज के जमाने के परमाणु हथियारों की बात करें तो वो काफी शक्तिशाली हैं। जब परमाणु बम फटता है तो उस जगह के आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को छोड़ता है, जिससे वहां गर्मी पैदा हो जाती है और इंसान की त्वचा पूरी तरीके से जल जाती है। आज के वक्त के परमाणु बम उस वक्त के परमाणु बम से करीब 37 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आज के वक्त में लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर भी हुआ तो भी करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। सबसे पहले तो परमाणु हमले के कारण धरती के एस्ट्रोस्फीयर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ धुआं फैल जाएगा और सूरज की रोशनी फैल नहीं पाएगी।
गर्म स्ट्रोस्फेयर के कारण धरती को रेडिएशन की किरणों से बचाने वाली ओजोन लेयर केमिकल रिएक्शन से तबाह हो जाएगी। वहीं अल्ट्रावायलेट लाइट की रेंज 30% से बढ़कर 80% हो जाएगी, जिससे लोगों की जिंदगी, खेती और पानी में रहने वाले जानवरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। परमाणु हमले का दर्द लोग ही नहीं बल्कि प्रकृति भी झेलेगी। दुनिया भर में जो बारिश होती है उसमें तेजी से गिरावट होगी और मानसून का पैटर्न भी बिगड़ जाएगा। भयंकर सूखा पड़ेगा जिससे फसलें नहीं पनप पाएंगी। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बड़ी मात्रा में रेडिएशन या विकिरण निकलता है और इसलिए इनका असर धमाके के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है। मतलब जिस वक्त बम फटता है उसी वक्त नहीं बल्कि उसके बाद कई वर्षों तक भी इसके दुष्परिणाम सामने आते रहते हैं। लोगों के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और इन बीमारियों का असर उनकी आने वाली कई पीढ़ियों तक चलता रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर के बाद से परमाणु हथियारों के भंडार में बहुत कमी आई है, क्योंकि सभी देशों के लिए एक पॉलिसी बनाई गई थी और उस पॉलिसी में कहा गया था कि सभी देशों को धीरे धीरे अपने परमाणु हथियार कम करने हैं। मगर अभी भी दुनिया में सैकड़ों परमाणु हथियार हैं जिन्हें बहुत कम समय के भीतर दागा जा सकता है। दुनिया में अभी 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। वैसे तो परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं बताता, मगर ऐसा समझा जाता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेना के पास आज के वक्त में करीब 15,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया था कि साल 2020 की शुरुआत में परमाणु शक्ति वाले 9 देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे। इन हथियारों में अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास 2020 तक 5,800 और रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार थे। इनमें से 3,825 परमाणु हथियार तुरंत किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रखे गए हैं। इन 3,825 हथियारों में से करीब 2,000 परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के हैं, जिन्हें हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। इजराइल के पास करीब 90 और उत्तर कोरिया के पास 40-50 परमाणु हथियार हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों के मामले में भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान उससे कहीं आगे हैं। 2021 तक भारत के पास जहां 150 परमाणु हथियार थे, वहीं पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 230 परमाणु हथियार थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर क्या प्रोटोकॉल है। तबाही के इन हथियारों के जखीरे की चाबी आखिर किसके पास होती है? किसके ऑर्डर पर परमाणु बम चलाए जा सकते हैं? दरअसल हर देश ने इसके इस्तेमाल को लेकर अपनी अलग अलग पॉलिसी बना रखी है। रूस ने जून 2020 में पहली बार दुनिया के सामने इस नीति को दिखाया था। इसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ रशियन फेडरेशन ऑन न्यूक्लियर डेटरेंस। इसमें कहा गया था कि रसिया केवल अपने बचाव के लिए की गई कार्रवाई में ही न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेगा। मतलब जब रूस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तभी रूस इस विकल्प को आजमाएगा और इसका आदेश सिर्फ रूसिया का राष्ट्रपति ही सीधे दे सकता है। वहीं अमेरिका ने परमाणु हमले के लिए अपनी अलग पॉलिसी बना रखी है। अमेरिका न्यूक्लियर हमले की तैयारी के लिए डिफेंस रेडी कंडीशन यानी डेपकॉन का इस्तेमाल करती है। अब इस डेपकॉन को समझते हैं। डेपकॉन में कुछ 5 लेवल होते हैं जिन्हें बढ़ते हुए खतरे के मुताबिक 5 से लेकर 1 तक लिस्ट किया गया है। डेपकॉन लेवल 5 का मतलब है कि न्यूक्लियर हमले के लिए एक नॉर्मल तैयारी शुरू की जाए। लेवल 4 का मतलब है कि तैयारी नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा हो। लेवल 3 का मतलब है कि एयरफोर्स 15 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाए। लेवल 2 का मतलब है कि थल सेना भी 6 घंटे के अंदर अंदर बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और डेपकॉन लेवल 1 का मतलब होता है कि न्यूक्लियर युद्ध या तो शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है। डेपकॉन 1 के लेवल पर अमेरिका की हर सेना, हर फोर्स तुरंत जवाबी न्यूक्लियर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाती है। अमेरिका ने आज तक केवल एक बार 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान लेवल 2 तक इसका उपयोग किया था। ब्रिटेन की बात की जाए तो यहाँ परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का आदेश सिर्फ प्रधानमंत्री दे सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नौसेना के 2 अधिकारियों को मिसाइल लॉन्च का अपना एक खास कोड बताते हैं। उन दोनों अधिकारियों के पास भी खास कोड होते हैं और वे सभी आपस में अपने कोड को मैच करवाते हैं और ये पूरा काम शहर के बाहर एक खुफिया जगह पर होता है। ब्रिटेन में जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपने हाथों से परमाणु मिसाइलों वाली 4 पनडुब्बियों को खत लिखता है। इस लेटर को लेटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। ये चिट्ठी पनडुब्बी की तिजोरी में रखी जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार इसे तभी पढ़ा जाता है जब ब्रिटेन किसी हमले में बुरी तरह से तबाह हो गया हो।
वहीं प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पूरा होने के बाद इस चिट्ठी को बिना किसी के पढ़े नष्ट कर दिया जाता है। चीन की बात करें तो इसकी हमेशा से नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रही है। चीन इंतजार करेगा और पहले पुष्टि करेगा कि क्या वाकई में परमाणु हमला हुआ है। पुष्टि होने पर हालत का जायजा लेगा, समझने की कोशिश करेगा कि हमला किस तरह का है और कितना बड़ा है। उसके बाद ही वो विचार करेगा कि जवाबी कार्रवाई के क्या विकल्प हो सकते हैं। चीन के पूरे न्यूक्लियर वेपन्स और परमाणु अड्डे सुरंगों में बने हुए हैं जो जमीन से तकरीबन 100 मीटर नीचे हैं, जहां से किसी भी प्रकार के हमले से उन पर कोई नुकसान नहीं होता। परमाणु हमले का जवाब कैसे देना है, इसका फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी तय करती है। अंतिम फैसला कमेटी का होगा या राष्ट्रपति का, यह अभी तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले के बाद दुनिया कई बार परमाणु युद्ध के कगार तक पहुंची, लेकिन किसी भी नेता ने अब तक परमाणु हमले का बटन नहीं दबाया। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की न्यूक्लियर फौज को हाई अलर्ट पर रख दिया है। उसके बाद फिर से ये चर्चा गर्म होने लगी है कि क्या वाकई दुनिया परमाणु युद्ध की दहलीज पर आ खड़ी हुई है।